नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी परीक्षा जो बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए आप सभी अपने विषयों का रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप के इस प्रयास में को अंतिम रूप देने के लिए हम भी आपके साथ सहायक की भूमिका में भूगोल विषय से संबंधित कुछ कक्षाएं जो घटना चक्र में हैं, घटना चक्र के माध्यम से रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम इसे 5 से 6 पार्ट्स में भारत के भूगोल को पूरी तरीके से कवर कर लें, जिससे आपको कम समय में जल्दी से रिवीजन करने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इसके पहले वाली क्लास में हमने प्रपात और झीलों तक के सेक्शन को कवर कर लिया था। अब हम जलवायु वाले सेक्शन से शुरू करते हैं और इसके आगे की चीज़ें कवर करते हैं। तो ये 5 से 6 पार्ट्स में है, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग इसे थोड़ा पेशेंस के साथ देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम्स में, क्योंकि भारत के भूगोल से बिहार पीसीएस में कई सारे सवाल सीधे तौर पर बने हैं और उनमें सवाल रिपीट भी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी। जलवायु। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुई है अरबी भाषा से हुई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला सवाल ये है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण आर इसका क्या है? उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, यानी कि ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अभिकथन है, दावा क्या है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। ठीक है। और कारण आर जो इसका है, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में विस्तृत है। तो इसलिए कारण आर गलत है, कथन ए सही है। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है केरल। ध्यान रखिएगा इसे। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से उत्तर पूर्व की ओर। है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप एवं निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण यानी कि ड्रॉस करते हुए किसके कारण प्रवाहित होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। नीचे एक आरेख दिया हुआ है जो कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का आरेख है, जहाँ पर उसकी विशेषताओं के साथ जहाँ कहीं पे तापमान अधिक है, कहीं पे वर्षा अधिक है, कहीं पर आर्द्रता अधिक है। तो ये चित्र जो है किस क्षेत्र में सटीक तौर पर प्रासंगिक है? तो ये भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का चित्र है। ये यूपीएससी का सवाल है। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? लेह। शुष्कतम स्थान या ठंडे क्षेत्र में भी शुष्क स्थान है लेह जो है। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कौन सी है? 18 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए, भारत का एक मानचित्र दिया हुआ है, उसमें कुछ छायांकित क्षेत्र है जो जुलाई माह के लिए माध्य तापमान का परिवर्तित रूप बताता है। तो 25 से 27 डिग्री के बीच में इस छायांकित क्षेत्र का तापमान परिवर्तित होता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थलीय क्षेत्रों की एक विशेषता क्या होती है कि वहाँ के जो मरुस्थल होते हैं वो तापमान को बहुत ज़्यादा अवशोषित भी करते हैं और रात्रि के समय उत्सर्जित भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे वहाँ के तापमान में तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन कौन से हैं? नवंबर दिसंबर के। क्योंकि नवंबर दिसंबर में कहने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है वो नहीं होती है, क्योंकि इसमें तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून यानी लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, इसलिए वो वर्षा नवंबर दिसंबर के आसपास होती है। इसलिए इसका सही उत्तर नवंबर दिसंबर माना गया है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? स्थल और समुद्र का विभेदी तापन होता है। दोनों कथन सत्य हैं। ये कथन कौन कौन से हैं? दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक दृष्टि से मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आइए अगले सवाल देखते हैं। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। तो ये अगला सवाल देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है अर्ध दक्षिण पूर्वी जलवायु का। आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है कहाँ पे?
कोची और तेजपुर में, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है दक्षिण पश्चिमा मानसून से, और यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है, इसलिए वायुमंडल में आर्द्रता अधिक हो जाती है। मानसून का निवर्तन इंगित करता है। मानसून के निवर्तन के समय कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिससे पता चलता है कि अब मानसून निवर्तित हो रहा है? साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ये तीनों शर्तें जो हैं इसके निवर्तन को इंगित करती हैं। इनमें से जो सही कथन है, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री अक्षांशों साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली पछुआ पवन वेस्टर्लीज कहलाती है। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियाँ मास्टर एयर मासेस पछुआ हवाओं के भाग हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो आइए वर्षा से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं विगत वर्षों में उनको देख लेते हैं। इसी के साथ भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ध्यान रखिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किसे प्राप्त होती है? सिक्किम को। ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, अजमेर और शिलांग में। इनकी भौगोलिक अवस्थिति के कारण ये अंतर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। ये संदर्भित केंद्र कहाँ पर स्थित है? चेन्नई। ये यूपीएससी का सवाल है, ध्यान रखिएगा इसे। भारतीय नगरों पटना, कोची, कोलकाता और दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही और अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो यानी कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, फिर उसके बाद ऐसे टाइप में होगा। तो कोची, फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से, यानी कि आम्र वर्षा का संबंध किससे है? आम की फसल से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई और दिल्ली में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? चेन्नई में, क्योंकि ये चेन्नई जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पड़ता है और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा ना होकर उत्तरी पूर्वी मानसून यानी कि लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। ये सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है दक्षिणी पश्चिमा मानसून से। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन से हैं? ये पश्चिमी घाट के हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, ये तीनों शर्तें हैं, ये इसके लिए लागू होती हैं। वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, वर्षा के जल का संचयन, यानी कि वर्षा के जल को संचयित करके हम उन समय भी इस जल का उपयोग कर सकते हैं जिस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून या भारत में वर्षा नहीं होती है। जैसे हम नई तरीके की फसलों को उपजा सकते हैं जो भारत में अधिकतम लाभ को सुनिश्चित कर सकती हैं। भारत में औसत 200 मिलीलीटर वर्षा होती है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। झारखंड में वर्षा होती है किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो आइए अब देखिए, भारत का एक मानचित्र दिया हुआ है और उसमें कुछ रेखांकित क्षेत्र है। इसके बीच में तापमान का अंतर, मतलब वर्षा की जो है मात्रा, उसका परास बताया गया है कि कितने से कितने के बीच वर्षा होती है। भारत के रेखांकित भागों में वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता रहता है। ये जो क्षेत्र है यानी कि हिमालय का तटीय पर्वतपदीय क्षेत्र है और जो छोटा नागपुर का पठार है, इस क्षेत्र में वर्षा का जो परास है वो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच घटता बढ़ता रहता है। तो आइए, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है कहाँ पे? बालोतरा में। ध्यान रखिएगा इसे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है
जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर की अगर वर्षा होती है तो उस क्षेत्र को वर्षा वाला दिन कहा जाता है। कथन एक, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण आर, गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती मिलेगी। तो ये दोनों कथन सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है, ध्यान रखिएगा इसे। अब देखिए भारत का एक मानचित्र दिया गया है, उसमें कुछ क्षेत्र हैं जो जल विभाजक के रूप में माने गए हैं। तो नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर दर्शाया गया है क्या, यानी कि जैसे पश्चिमी घाट का ये क्षेत्र दिखाया गया है। देखिए ये क्षेत्र पश्चिमी घाट का जल विभाजक के रूप में है और ये देखिए ये जो अरावली का क्षेत्र है ये जल विभाजक के रूप में माना गया है। इसलिए ये किस लिए माने गए हैं, ये अखिल भारतीय जल विभाजक को निर्धारित कर रहे हैं। जलवायु की स्थितियां और उनके कारण क्या हैं। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है क्योंकि अक्षांशीय स्थिति क्या है चेन्नई की, जो कोलकाता की अपेक्षा दक्षिणी में है और यह विषुवत रेखा के नज़दीक है। विषुवत रेखा के पास तापमान अधिक पाया जाता है। तो ये इसके नए सवालों को देखते हैं। हिमालय में हिमपात तुंगता के कारण, तुंगता क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। हिमपात क्या होता है, ऊंचाई क्षेत्र में जो होता है हिमपात अधिक होता है। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है क्योंकि इस क्षेत्र में समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है। समुद्री क्षेत्र से जैसे ही महाद्वीपीय क्षेत्र के अंदर जाएंगे और दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे ही वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उस क्षेत्र में होने वाली वर्षा कम हो जाती है। इसीलिए इस क्षेत्र में आते आते वर्षा की मात्रा कम होने लग जाती है। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, पश्चिमी अवधाप के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक है कौन से, मौसमी नदियों से जल का तट करके जलाशयों के तंत्र की। ये क्या है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करके। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित हुई, 40 जिलों में और 7 राज्यों में ये क्रियान्वित है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। अब शीतकालीन वर्षा के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इससे भी एक सवाल लगभग बन जाता है जलवायु विज्ञान का। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब और तमिलनाडु। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है क्योंकि जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है, क्योंकि जाड़े में उत्तरी पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है, नहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये दोनों सही हैं लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है वह कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य है। प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। इसका जो कारण क्या है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा में निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा हो जाती हैं, यानी कि ए सही है, इसका आर गलत है। भारत में शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम में। भारत के शीतकाल में वर्षा कहाँ पर होती है, भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा होती है। आइए प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जो कुछ सवाल बने हैं, कई बार ये सवाल वापस से रिपीट कर दिए जाते हैं तो इन्हें देख लेते हैं इसी के साथ। वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ कौन सा तट, कोरोमंडल का तट। यानी कि ये जो सुनामी आई थी ये बंगाल की खाड़ी में आई थी। हुदहुद चक्रवात से भारत का जो तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ वह था आंध्र प्रदेश का तट। भारत में सुनामी वार्मिंग सेंटर कहाँ स्थित है, हैदराबाद। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, भारत में सुनामी वार्मिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। मुझे इसे दोबारा इसलिए बोलना पड़ता है कि आप लोग दोबारा सुन लेंगे तो थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश उनसे प्रभावित कौन कौन से हैं? बाढ़ जो है, बाढ़ से प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। भूकंप से प्रभावित हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र। सूखा से प्रभावित कौन से क्षेत्र हैं? मध्य और पूर्वी भारत। चक्रवात से प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र हैं? झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, इसका कारण क्या है? हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, क्योंकि खनन कार्य से चट्टानी संरचना जो होती है वो टूटन फूटन हो जाती है, जिससे उसमें ढीलन आती है और फिर वो चट्टानी संरचना जब मानसून के समय अवधाबित हो जाती है, तो इसके लिए उसमें बड़े पैमाने पर भूस्खलन देखा जाता है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, यानी कि जब गर्मी अधिक हो जाती है तो फिर निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, इससे चक्रवात के लिए अनुकूलतम अवस्थिति बन जाती है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। ए और आर दोनों सही हैं, इसमें आर ए की सही व्याख्या है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार तथा गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं कहाँ पर आती हैं? ओडिशा में चक्रवातीय दशाएं सर्वाधिक ओडिशा में आती हैं, आंध्र प्रदेश में आती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को इसका उत्तर माना गया है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह कौन सा क्षेत्र है? लातूर, महाराष्ट्र का क्षेत्र है। वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। कर्नाटक का पठार, क्योंकि ये स्थिर क्षेत्र होता है, अधिकांशतः स्थिर माना जाता है ये क्षेत्र। भारत को जिन भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया गया है वह है 4 जोनों में विभाजित किया गया है। पूरे भारत को 4 जोनों में भूकंपीय क्षेत्र के रूप में विभाजित किया गया है। इनमें से भुज भूकंपीय क्षेत्र जो है गुजरात का, इसे जोन नंबर 5 में रखा गया है। हैदराबाद को जोन नंबर 2 में रखा गया है। श्रीनगर को जोन नंबर 5 में रखा गया है और चेन्नई को जोन नंबर 2 में रखा गया है। पिछले 2 दशकों में उत्तर पर्वतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। इसका कारण क्या है? गाद के निक्षेपण के कारण, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आई है। ये बात बिल्कुल सही है। जब नदी की घाटियों में निक्षेपण अधिक हो जाएगा तो जल ग्रहण की क्षमता जो हो जाएगी नदी की वो कम हो जाएगी। इससे बाढ़ का जो नदी का जो पानी है वो अन्य क्षेत्रों में बहने लगेगा, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब आइए इससे 2 सवाल और बाकी हैं। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र। ये बिहार की जो कोसी नदी है इसके आसपास का क्षेत्र पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र में थोड़ा बाढ़ की ज़्यादा समस्या होती है। अब आइए भारत के संदर्भ में मिट्टियों से कुछ सवाल जो बने हैं इनको भी देख लेते हैं इसी के साथ, क्योंकि हमें रिवीजन जल्दी से जल्दी करना है, इसलिए थोड़ा सा क्लास लंबी लेनी पड़ रही है। वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है रेगुर मिट्टियाँ कहलाती हैं। रेगुर नाम है काली मिट्टी का, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। रेगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में दक्कन ट्राइब का क्षेत्र है और ये दरारी उद्गार प्रकार की से निर्मित क्षेत्र है, तो इसलिए इस क्षेत्र में बेसाल्ट मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी ट्राइब की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस की मात्रा होती है। दरअसल ये ह्यूमस की मात्रा के कारण काली नहीं होती हैं, क्योंकि ज्वालामुखीय प्रकार की मिट्टी है, तो इसलिए बेसाल्टिक मिट्टी है, इसलिए इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है।
काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। उसमें से जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, ये कथन गलत है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी? काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसे कई बार स्टेटमेंट में डालकर कंफ्यूज किया जाता है, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ की प्रचुर मात्रा नहीं पाई जाती है। स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है किसे, काली या कपासी मिट्टी को। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा के पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, काली मिट्टी। आइए लेटराइट मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। लेटराइट मिट्टी से भी कई बार सवाल बने हैं। भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, ये बिल्कुल सही है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो आइए अगले सवाल की ओर देखते हैं। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्र में प्रतिशतता कम है, यानी कि पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशतता कम है क्योंकि अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लेटेराइट प्रकार की है। ये सही है किंतु आर गलत है क्योंकि इसकी मृदा लेटेराइट प्रकार की नहीं है। लेटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है कहाँ पर, मालाबार का तटीय क्षेत्र। क्योंकि लेटेराइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर वर्षा अधिक होगी, तटीय क्षेत्र में। क्योंकि उससे उसकी जो ऊपरी परत होती है वो कट जाती है और नीचे की ज़मीन से जो कठिन चट्टानी संरचना है फिर वो बाहर आ जाती है, जिससे वो लाल संरचना का विकास हो जाता है और लेटेराइट मृदा जिसे कहा जाता है। केरल के क्षेत्रों में भी इसकी प्रबल मात्रा पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही कथन कौन सा है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। वह मृदा प्रारूप जो लोहे के अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाती है, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा में लोहे की मात्रा यानी कि आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से ये लाल कलर के दिखते हैं, इसे लेटेराइट मृदा कहा जाता है। दोमट या जलोढ़ मिट्टी के बारे में आइए देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। भारत की सबसे बड़ा मिट्टी का जो वर्ग है कछारी मृदा है। ये नदियों के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी भेजा जाता है, नदी के फैला दिया जाता है, जिससे उस क्षेत्र में निक्षेप हो जाता है नदियों के सिल्ट का, और यह उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। इसे कछारी क्षेत्र कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है कौन सी, बांगर मिट्टी। वह मृदा जिसकी जलधारण क्षमता सबसे कम होती है, बलुई दोमट मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दुमटी लोम मिट्टी में मिलते हैं मिट्टी के सभी प्रकार के कण। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी के सभी प्रकार के कण मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब मिट्टियों से संबंधित कुछ विविध सवाल पूछे गए विविध के आधार पर। तो पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा होती है किसकी, कैल्शियम की, ये ध्यान रखिएगा। आलू, सोरधान, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो वो कौन सी फसल है, मटर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह है उड़द, क्योंकि उड़द इसलिए उगाई जाती है कि उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता पाई जाती है, जिससे मृदा को नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, यानी कि आयरन की एक ऑक्साइड होता है फेरिक ऑक्साइड, उसकी विद्यमानता होती है जिसके कारण लाल मिट्टी पाई जाती है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह कौन से तत्व है, जस्ता। भारतीय मृदा में जस्ता की सर्वाधिक कमी है, ये एक प्रकार का सूक्ष्म तत्व है, ये भी ध्यान रखिएगा। कथन, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्योंकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित क्षेत्र है, एक गलत है और आर सही है। क्योंकि हिमालय के जो क्षेत्र होता है वो ठंडा क्षेत्र होता है,
वहाँ पर ह्यूम्स की मात्रा अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो पत्तियाँ, घास फूस वगैरह होती हैं इतनी जल्दी से विघटित नहीं होती हैं जितनी कि उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ऐसे हो जाती हैं जहाँ तापमान अधिक होता है। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है उसे क्या कहा जाता है? मृत्तिका कहा जाता है। अम्लीय और क्षारीय मृदाओं से संबंधित कुछ सवालों को देख लेते हैं। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितने से कितने के बीच होना चाहिए? 6 से 7 के बीच। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? लाइम का, यानी कि चूना पत्थर का। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? खेतों में जिप्सम का उपयोग करने से मिट्टी में खारेपन और क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है गुजरात में। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है या कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। सॉरी दोस्तों, अभी बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा इंटरप्शन आ गया था जिसकी वजह से हमारी स्लाइड थोड़ा सा नीचे खिसक गई थी, तो हम वापस से शुरू करते हैं इसे। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का जो प्रभाव पड़ता है वह है यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। तो आइए अगला सवाल अब देखते हैं। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अम्लीय मिट्टी है। चाय बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। मृदा अपरदन में सुधार, मृदा अपरदन और उस सुधार से संबंधित जो सवाल बने उनको देखते हैं। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वह कौन सा क्षेत्र है? शिवालिक पहाड़ियों के पर्वतपदीय क्षेत्र और चंबल घाटी का जो क्षेत्र होता है वो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण अपरदन है। वह अपरदन प्रारूप है कौन से प्रकार का? अवनालिका अपरदन का। अवनालिका अपरदन के प्रारूप के माध्यम से ही चंबल घाटी के क्षेत्रों में बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हो जाता है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम कौन से हैं? अस्फाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और अवनालिका अपरदन। यहाँ पर ध्यान रखना, अस्फाल अपरदन को बूंद अपरदन भी कहा जाता है। इस अस्फाल अपरदन की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा बूंद अपरदन भी कहा जाता है अस्फाल अपरदन को। कृषि भूमि का में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है सोरघम, यानी कि इस सोरघम का वृक्ष अगर भूमि पर है तो उसकी वजह से अपरदन अधिक होता है। ये उल्टा हो रहा है, अन्य वृक्षों की वजह से अपरदन कम होता है लेकिन सोरघम की वजह से अपरदन अधिक होता है। फसल चक्र आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करने के लिए। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियाँ कौन सी हैं? सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, वेदिका का निर्माण, टेरेसिंग यानी कि वायुरोध। इन तीनों के माध्यम से मृदा को संरक्षित किया जाता है, मृदा संरक्षण किया जा सकता है। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण द्वारा, यानी कि पौधों को लगाकर मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। आइए प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित जो सवाल बने हैं उनको भी देख लेते हैं इसी के साथ। भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पर? हिमालय में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वह खैर। वह वन जो भारत में सर्वाधिक वृहद मात्रा में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये सवाल आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है सवाल। सागौन तथा साल उत्पाद हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी कि टेम्परेट जोन में एक वृक्ष का बाहुल्य है, वह कौन सा वृक्ष है? देवदार। वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है छत्तीसगढ़। जंगल की आग कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, जंगल की आग कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से जंगल में आग लगने की संभावना अधिक हो जाती है। भारत में सागौन वृक्ष पाया जाता है मध्य प्रदेश में, यह भी कई बार पूछा गया सवाल है। वह वृक्ष जिसमें फूल नहीं होते, फर्न में फूल नहीं होते हैं। पश्चिमी हिमालय में
उत्तर पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा के नज़दीक होना और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। ये यूपीएससी का सवाल है। एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच अंतर क्या है? ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि चीरू ठंडे और उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए उपयुक्त होते हैं। अब सुमेलन से संबंधित एक क्षेत्र है, सवाल है। नगर और भूकंप मंडल यानी कि सागौन का जो क्षेत्र है मध्य भारत में पाया जाता है। देवदार का जो क्षेत्र है हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरी का वृक्ष जो है सुंदरवन के क्षेत्र में पाया जाता है। इसी के आधार पर सुंदरवन नाम रखा गया है इसका। सिनकोना का जो वृक्ष है हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। देखो वही सवाल फिर से रिपीट हो रहा है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वन के प्रकार और प्रदेश का संबंध बताया गया है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य गंगा के मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी भाग में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो सह्याद्री के क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सह्याद्री का क्षेत्र पश्चिमी घाट का एक तटीय क्षेत्र होता है। यहाँ पर वर्षा अधिकतम मात्रा में प्राप्त होती है, जिससे यहाँ पर सदाबहार प्रकार के वनों की अधिकता पाई जाती है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शोल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पर? पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। वह वृक्ष जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है देवदार। वह राज्य जिसके वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है मध्य प्रदेश। महोगनी वृक्ष का मूल स्थान कौन सा है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष एक प्रकार का उदाहरण है खेजरी वृक्ष का। लीसा प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। सही कथन का सुमेलन करना है सूचियों को सूची 2 के साथ। इसमें कच्छ की वनस्पति और राज्य को सुमेलित करना है। अर्चरा रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कूडापुर कर्नाटका में। पिचुविरम तमिलनाडु में। वेम्बनाड केरल में। ये एक प्रकार की कच्छ वनस्पति है और ये इनके राज्य हैं, इसलिए इसे मिलाने के लिए दिया गया है। केरल की कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? वेम्बनाड और कुन्नूर में। सिंचाई के लिए जो नहरें हैं इसी के साथ अगर इसे भी देख लेते हैं तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। जल्दी से सिंचाई एवं नहरों के संदर्भ में जो सवाल पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। इसमें से कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। भारत के संदर्भ में सही कथन है देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप हैं। और भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, लगभग 98.7% का क्षेत्र। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कथन सही है। मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम होने से रोका जा सकता है। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है PWP सिंचाई को। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है कहाँ पर? सरयू पारी मैदान में। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश में। भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही क्रम कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम। इसमें क्या है कि जो भूतल पर जो संसाधनों की दृष्टि से जो सिंचाई के लिए उपलब्ध भूजल है वो कौन कौन से राज्य सबसे अधिक यूज़ करते हैं? उत्तर प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम। भारत में माला नहर तंत्र गारलैंड कैनाल सिस्टम को प्रस्तावित किया था किसने? दिनसा जे दस्तूर ने। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी? 40,000 क्यूसेक है, ध्यान रखिएगा इसे। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? केरल में।
सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? गंडक से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? हरिके बैराज से। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत है। जिन नदियों के संगम पर है वह नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्यास और सतलज नदी। राजस्थान के इंदिरा नहर निकलती है, राजस्थान में जो है इंदिरा नहर जो है निकलती है कहाँ से? सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ से है? सतलज नदी पर बने हरिके बांध से है। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है कहाँ से? ब्यास, रावी और सतलज नदियों से। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत में विश्व के सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? गंग नहर। ध्यान रखिएगा इसे। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था। कब करवाया था? 1927 में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना। शारदा सहायक विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भूमि प्रबंधन में सुधार। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? नरौरा, बुलंदशहर में गंगा नदी पर बनाया गया है। हरियाली एक नई योजना है, जल संग्रहण से संबंधित है, एक विकास योजना है एवं इसमें वृक्षारोपण के लिए भी व्यवस्था की गई है। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लाभ कौन कौन से हैं? मृदा के बह जाने की रोकथाम होगी, इससे वर्षा जल संग्रहण होगा तथा भौम जल का पुनर्भरण होगा, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन होगा। तो इससे कार्यक्रम और जो परियोजनाएं हैं इनके मंत्रालय से संबंधित एक सवाल है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाया गया है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना जो है कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा चलाया गया है। ड्रिप से यानी कि ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ कौन कौन से हैं? खरपतवार की कमी होगी, इससे मृदा अपरदन की कमी होगी। तो दोस्तों हमने यहाँ तक इस सेक्शन को कवर कर लिया है। अब हम अगले सेक्शन में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कवर करेंगे। यदि आपको ये वीडियोज़, ये क्लासें अच्छी लगें तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।